झारखंड चुनाव शुरू होने वाले हैं और ये जो इंटरव्यू की श्रृंखला चल रही है यहाँ से चुनाव के दौरान, उसमें आज हमारे साथ हैं गीताश्री उरांव जी, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, एचआरडी मिनिस्टर रह चुकी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो फिलहाल अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको मीना, आपके द्वारा जो मूक नायक के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा जोहार। अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं और बहुत ज्यादा मतलब भाग दौड़ चल रही है। हर कोई पार्टी जो है रैली कर रही है, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। आप कांग्रेस में हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं जीएमएम की सरकार वापस आ जाए? आपको क्या लगता है कि कौन सी कमियां हो गई जो जनता को लगता है कि इस जगह जो है कमी रह गई इस सरकार में, अगली सरकार हो सकता है बदल दें, और अगर वापस लाएंगी तो वो कैसी ऐसी मजबूती वाली बात है कि वापस इस सरकार को रिपीट किया जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो पिछला मतलब ये जो 5 साल का जो वक्त था, ये किसी से छिपा नहीं है कि जैसे ही 2019 के चुनाव खत्म हुए, 2020 शुरू हुआ, तो कोरोना का जो है तीसरे महीने में ही, आपके मार्च के महीने में ही जो कोरोना का जो एक तरह से बोलेंगे प्रवेश जो पूरे देश भर में बड़ी तेजी से हुआ और तेजी से फैला। जो 8 बजे वो बोलते थे जनता को देश के नाम से एक संदेश होगा, तो सभी लोग काम जाते थे कि अब पता नहीं अब क्या होने वाला है। बस उसी तरह से ही इसका भी लॉकडाउन की भी घोषणा उन्होंने ऐसे ही 8 बजे आके कर दी अचानक से। और जो लॉकडाउन हुआ वो सबके लिए बहुत ही कष्टकारी था, मगर जो सबसे निचले तबके के लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको ये झेलना पड़ा। आखिर में फिर एक तरह से कह सकते हैं कि तेजी पकड़ी सरकार ने और जो हुआ इस तरह से गिरफ्तार किया गया। ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, एक युवा मुख्यमंत्री जो बहुत इस राज्य के लोगों के लिए करना चाहते थे, बहुत कुछ देना चाहते थे, तो अड़चनें पैदा की जाने लगी। फंड्स की जो है हर दूसरे तीसरे स्कीम्स जो जिसमें हमारा 60-40 का जो रेशियो रहता है, उसमें फंड्स जो है रोका जा रहा था। कहा जाए कि ये जो 5 साल है वो इतने मुश्किल भरे रहे, कोविड से लेकर सब चीजें हैं, तो काम करने का समय जो है बहुत कम मिला इस सरकार, बहुत कम मिला निश्चित रूप से। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब उनको लगा कि सरकार ने गति पकड़ी है और काम अच्छा हो रहा है इस राज्य में, तब उन्होंने फिर वो ईडी का खेल शुरू किया कि किस तरह से डगमगाए। और उसी बीच में फिर उन लोगों ने विधायकों को तो तोड़ने का काम जैसे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में करने की इन लोगों ने कोशिश की थी, वैसे झारखंड में भी कोशिश की, सफल नहीं हुए सब, क्योंकि जितने भी हमारे अलायंस के लोग एकजुट रहे और इस बात को समझे, तो फिर उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री उनके ऊपर ही अटैक किया, ऊपर एक जमीन के मामले में ऐसा फंसाया जिसका कोई प्रमाण तक नहीं है, आज तक वो नहीं दे पाए, और 5 महीने उनको रखा। अभी बाहर हैं और जोर शोर से काम चल रहा है, हम लोग भी सब साथ में लगे ही हुए हैं। जिस तरह से जो है राहुल गांधी भी लगातार आदिवासी के मुद्दों को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनका इस समय ये जो मुद्दे उठा रहे हैं सही है? और दूसरा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, गिरफ्तार किया गया, वो आदिवासी थे, तो क्या वो इजीली टारगेट थे? और अगर वो समझौता कर लेते तो क्या उनको, आपको लगता है कि उनको ये दिन ना देखना पड़ता? निश्चित रूप से उन्होंने समझौता नहीं किया, वो झुके नहीं, उन्होंने जो उनकी डिमांड को नहीं मानते हुए अलायंस के साथ ही रहे, और इसी कारण ही उनको टारगेट करके, मतलब इस तरह के ऐसे झूठे मामले में, जिसका कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात आई है कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के केस में 5 महीने तक, और वो भी ऐसे संवैधानिक इतने महत्वपूर्ण पद में रहने वाले व्यक्ति को अगर रख सकती, तो मंशा क्या है। तो लोगों ने एक विश्वास उनको हुआ, और आदिवासियों का विश्वास जो जमा वो आज तक है, अभी तक है। वो बात भी कर रहे हैं कि आदिवासी को जो वनवासी कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा या आरएसएस द्वारा, वो लगातार बात करते हैं और टारगेट करते हैं बीजेपी आरएसएस को कि आदिवासी को वनवासी क्यों बनाया जा रहा है। तो
क्या ये जो आदिवासियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? निश्चित रूप से। और मैंने इसका शुरू से ही विरोध किया। शुरू से मतलब कि 2011 में जब ये जनगणना के आंकड़े आए झारखंड के खासतौर से, तो उसमें हमारा 26 पॉइंट मतलब 2001 में 27.6 था, और जब 2011 का जब आंकड़ा आता है तो वो 26.4। तो ये कैसे हो सकता है कि आदिवासी ही घट रहे हैं। और देखिए इसके बाद जब 2014 का जो चुनाव हुआ, मोदी सरकार यहाँ पर इस देश में आई, सत्ता में आई, तो 2016 से इन्होंने सरना सनातनी एक है ये बोलना शुरू किया। उसके बाद फिर 2017 में मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो आए और उन्होंने कहा आदिवासी हिंदू ही तो है, तो इनको अलग से कॉलम कोड क्यों। ये कॉलम कोड जो है वो हमारे पूर्वजों ने अपने जो ऐतिहासिक जो अपना जो इन्होंने उन अंग्रेजों के सामने अपनी एक मिसाल कायम की कि समझौता नहीं करेंगे। आदिवासियत के मायने ही अलग हैं। उनको अपनी जल जंगल जमीन से इतना प्यार है, अपनी विरासत से इतना प्यार है, अपनी संस्कृति से इतना प्यार है कि वो कभी भी हमारे सामने झुकेंगे नहीं। तो इसलिए भी जब अंग्रेजों ने 1872 में जब इस देश में जनगणना का काम शुरू किया, तो उन्होंने आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा, जो सबसे पहले इंडिजीनियस, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइबल, इस तरह के जो है अलग कॉलम जो आपका 1871 से शुरू होके 1941 तक चला। उसके बाद आजादी में 1951 से हमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं वाला एक कोड दिया गया, जिसमें हम अपने आप को 7वें नंबर पे पाते थे, 6वें नंबर पे थे। जैन जुड़े उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा, और क्योंकि ये थोड़ा सा कॉलम भी थोड़ा सा बड़ा ही रहा है, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जिनको हम अन्य हिंदी में और अदर्स जो है अंग्रेजी में, वो हम लोग देखते आए। पहले तो हमें भी समझ नहीं थी कि अदर्स में हमें क्यों रखा गया है, मगर बहुत बाद में पता चला कि इसके मायने क्या हैं। तो ये सब वो निश्चित रूप से जो जनगणना एक ऐसा दस्तावेज है जो मतलब देश भर के जो विभिन्न समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनकी भी गणना होती है, उसमें आंकड़े बनते हैं, जाति, हाँ, वो सारा कुछ होता है। उसी तरह से आदिवासी के भी अपनी जो है आखिरी जो है सब जो है जितने भी 730-35 अभी हो गए हैं। तो 2011 जो आखिरी जो हुआ था जनगणना का काम, उसमें 10,40,00,000 का आंकड़ा जो ऐसा बना जिससे हम कोई भी सहमत नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के जो खेल चल रहा है ना कि वनवासी बोलने का या जनजातीय, उससे भी परहेज है लोगों को, वो पसंद नहीं करते। आदिवासी शब्द ही सटीक हम लोग मानते हैं अपने लिए, क्योंकि उसके अर्थ ही कुछ अलग हो जाता है। ने वनवासी का और जो अलग जो बातें करने लगे, सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, तो ये मतलब ये हमें अपमान की तरह लगता है, और इसके पीछे का षड्यंत्र भी हमें साफ दिखता है। और ये हुआ ही आपका आदिवासी को अलग से कॉलम कोड कहते कहते इन्होंने ये पता चला कि, और ये प्रमाण भी है हमारे पास में, कि 2020 में जो जनगणना का काम था होने वाला था, प्रस्तावित जो काम होने वाला था, वो प्रपत्र से ही ये कॉलम कोड हटा दिया गया है, जो आज तक नहीं दिया इन लोगों ने। तो 2020 में भी हमने इस बात को उठाया। फिर तत्कालीन हमारी जो राज्यपाल थी, जो अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास भी गए थे, उनके पास भी हमने ये बात को रखा। तो और ये बात का भी कि अन्य जो कॉलम है क्यों इतना जरूरी है देश भर के आदिवासियों की अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए। तो वो बिल्कुल सहमत थी, वो बहुत अच्छी तरह से समझी कि ये कॉलम कोड देश भर के आदिवासियों के लिए उसी तरह से है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए। एक सवाल मैं ये जोड़ूंगी कि आप बात कर रही थी, तो जैसे आपने भी बताया कि आरएसएस और बीजेपी जो है लगातार जो है कहती है हमको हिंदू हैं, लेकिन अगर हम देखें कि आदिवासी जो कम्युनिटी है अलग अलग, उसमें भी हिंदुज्म को फॉलो किया जा रहा है, और एकदम हिंदुज्म एकदम वो भी वही फॉलो कर रहे हैं, एकदम हिंदू की जो पहचान है वो सब फॉलो हो रही हैं।
तो ये कितना अलग हो सकता है? क्या इसी को देखते ही जो उन्होंने फैलाया है कि आदिवासियत को खत्म कर दिया जाए और हिंदुइज्म ही इसमें फैला दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप किस तरह से? देखिए, ये बहुत लंबे षड्यंत्र का ये परिणाम है और ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे जब से इसमें चेतना हुई, मैं ईमानदारी से कहूंगी मैं भी चलती थी उसमें। मतलब हम अपने उसके जो है अपनी आदिवासियत में भी रहते हुए, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, तो हिंदू वैसे तो बाकी जो दूसरे धर्म हैं उनका भी हम उतना ही सम्मान करते हैं। तो मगर जब इन्होंने ये बात कही कि आदिवासी सरना सनातनी एक है, नहीं, ये बिल्कुल एक नहीं है। हाँ, तब मुझे लगा कि नहीं, हमें अब लाइन खींचनी जरूरी है। हम सम्मान देने के चक्कर में अपनी ही जो सारी चीजों को नुकसान भी कहीं ना कहीं पहुंचा। 100 साल पहले तक यहाँ पर मंदिर प्रकृति की पूजा ही होती थी, उस पे ही था। और ये तो फिर जैसे जैसे लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, अभी तो आप देखिए कि हर डायरेक्शन में एक मैदान है, तो उसके हर कोने में आपको अलग अलग मंदिर मिल जाएगा। तो वो इसलिए नहीं कि आस्था की बात है, आस्था से ज्यादा है कहीं कि हमारी अपनी जो संस्कृति में उस पे अतिक्रमण करना। ये सब होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी आदिवासियत है वही खतरे में हो जाएगी, और जो बाबा साहब ने जो हमारे संविधान के तौर पे जो हमें अधिकार दिए हैं वो भी छीन लिए जाएंगे। आने वाले वक्त में होगा, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष प्रावधान क्यों? जाति धर्म की पॉलिटिक्स जो है एक तरफ कर रही है बीजेपी, क्या लगता है झारखंड में भी उसका असर होगा? क्योंकि अब बस जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और वो भी लगातार परिवर्तन रैली और ग्राउंड पर लोगों से मिल रही है, और वो हमेशा अपनी जो पॉलिटिक्स में है वो धर्म की राजनीति करती है। आपको लगता है कि उसका असर यहाँ पर होगा? नहीं, 2000 ये अभी लोकसभा चुनाव में तो दिख गया, दिखा दिया जनता ने। इन्होंने तो आते के साथ ही देश को पूरा छिन भिन करना शुरू कर दिया था। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं होता था, अब तो आम हो गया है। अब तो एक गांव में बैठा हुआ आदमी भी उसको बोल रहा है, इतना ये सब कुछ हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो एक हमारे संविधान के बतौर हमें जो एक धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र का एक जो संज्ञा मिली थी, उसको मलिन करने में इन लोगों का हाथ रहा। क्योंकि ये धर्म की राजनीति और अपनी जो है काटने बांटने और अपने लिए सत्ता हासिल करने, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं, जनता हाशिए पे है, जन कल्याण की बातें उनके दिमाग में बहुत पीछे रहती हैं। अगर ऐसा होता तो वो 50 बार सोचते नोटबंदी अचानक घोषित करने के लिए, 50 बार सोचते जीएसटी 18 से 28 करने के लिए। जो एक विकसित देश है सिंगापुर, उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि वहाँ 7% है जीएसटी, जबकि वो अमीर देश है। तो क्या इस देश में सब के सब अमीर हैं इतने कि 18 से 28 जीएसटी भरेंगे? और महंगाई का आलम तो ये है कि इसी कारण जो है हमारे हर चीज के लिए हमने फेज 1 जो था बीजेपी शासन का, उसी में इतने त्रस्त थे लोग, पेट्रोल के दाम इतने बढ़े, आपका डीजल का दाम इतना बढ़ा, रसोई गैस जो है उसके दाम इतने बढ़े। और निश्चित रूप से जब पेट्रोल डीजल का अगर बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली सबका दाम बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और वही हो रहा है। और जो हमारी वित्त मंत्री रही हैं इस देश की, वो तो बोलती है हम प्याज ही नहीं खाते, लहसुन ही नहीं खाते, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के सोच रखने वाले लोग जो हैं वो अपने ही चश्मे से सबको देखते हैं और फिर चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं, हम जैसा वो सही है, और मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं। इन पे भरोसा करके इनको सत्ता में लेके आए, पहली बार के बाद ही जनता चेत गई थी। मैं उसका उदाहरण इसलिए वो एक तरह से देना चाहूंगी कि 2014 में मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो इस देश की जनता का जो पैसा लूटा है और विदेशी खाते में डाला है, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 15-15 लाख डालेंगे, 15-15 लाख डालेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने चर्च पे हमला शुरू किया, मुसलमानों पे हमला शुरू किया, हाँ, उसके बाद आदिवासियों पे किया, दलितों पे किया, मतलब हर जो उनको लगता है कमजोर है हमसे या फिर उनको किसी भी तरह की परेशानी है, उनसे मैच नहीं खाता है, तो वो सारा कुछ इन लोगों ने करना शुरू किया।
और उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही कांग्रेस निकाय चुनाव जो होता है, सबसे निचला स्तर होता है, वहां पर बड़ी संख्या में उन लोगों की जो जीत हासिल होने लगी। आप मध्य प्रदेश देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप गुजरात देखिए, जो गढ़ जो मोदी जी का जो अपना ही गृह प्रदेश है, वहां पर भी लोगों ने फैसला सुना दिया था और इससे वो हिल भी गए थे। इसलिए ही उन्होंने नोटबंदी भी घोषित की। सबके पीछे इनकी कुछ ना कुछ सोच रहती है, ताकि जब नोटबंदी होगी तो फिर ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये था इनका। मगर 18 में भी जो परिणाम जो आ रहे थे, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि वो कांग्रेस के ही पक्ष में जा रहा था, क्योंकि लोग समझ गए थे कि हमसे भूल हुई है और वो उसको सुधारने के लिए कर रहे थे। मगर जिस भी तरह से मैनेज करके गुजरात में तो सरकार वहां भी बन जाती, उसी वक्त ही 18 में ही बन जाती, मगर वो 108 से किस तरह से उसको ढकेला गया 99 में, वो सबको पता है। सूरत जैसे में 100-150 में 500 में उतने मार्जिन से ये जीते हैं। वहां उस सूरत में जहां पर वहां के व्यापारी ये अपने जो रसीदों में वो छपवा रहे थे कि कमल का फूल हमारी भूल, वहां पर ये ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही कुछ झेला है इस देश ने, और उसके चलते वो 19 के चुनाव में भी बहुत डरे हुए थे। पुलवामा इसलिए हुआ, उन्होंने बलि चढ़ाई, और इनको अपने मतलब के लिए बलि चढ़ाने में कोई संकोच नहीं है, कोई झिझक नहीं है। उसके बाद हमारा जो इस फेज में पिछले में जो हुआ, आपके जो किसानों के साथ जो हुआ, 700 किसान उनकी मौत हुई, कुर्बानी हुई उनकी, तब जाके इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए। ये सब क्या है? सरकार, सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति अगर संवेदनशील नहीं होगा तो वो जनता के लिए क्या सोच विचार रख रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसे पार्टी के लोगों को इस देश में सत्ता चलाने का हक भी मिलना चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है। जैसे झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपने जैसे पुलवामा कहा और किसानों की बात की, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ ऐसा कर सकती है झारखंड में भी, जिससे इनको इमोशनल जो है वोट मिले? हाँ, अभी तो इनका लेटेस्ट है ना, घुसपैठी जो बांग्लादेशी मैं तो वही सवाल करती हूँ उनसे कि आप जो है, आपकी सेंट्रल एजेंसीज जो बॉर्डर्स पे रहती है, वो क्या कर रही है? ठीक है, और अचानक के अचानक तो घुसपैठी नहीं आए कि उन्होंने डेमोग्राफी ही बदल दी उस क्षेत्र की, संथाल परगना की। इस 24 साल में से 17-18 साल भाजपा की ही सरकार रही, देखा जाए एक तरह से तो सबसे लंबा शासन इनका ही रहा। तो इनको देखना है कि इनके तरफ से चूक कब हुई कि इस तरह का अगर ये बोल रहे हैं तो ये कैसे हुआ? हाँ, इन्हीं की है। जैसे कोरोना का समय भी इन्होंने यही किया, इसके बाद में भी। और मैं तो जब से मैंने सदन में ये सारी बातें रखनी शुरू की, मेरा तो यही था कहना कि हमारा तो प्रदेश इतना अमीर है खनिज पदार्थों के मामले में कि हमें तो कभी भी सेंट्रल फंडिंग की भी उतनी दरकार नहीं है। अगर हम लोग राजस्व से ही इतने सालों में खड़ा कर लेते अपने राज्य को, मिनिमम से ही काम चल जाता, मगर आज भी हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए। तो और अभी तो आपका 1,30,000 करोड़ का जो बकाया केंद्र सरकार की तरफ से है, न्यूज़पेपर में आया है आज भी। तो ये सारा क्या है? हमारे जो है राज्य के विकास के लिए इस्तेमाल होता, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता, तो वो अभी भी इन्होंने इसको दबा के रखा है। और बस छत्तीसगढ़ में जैसे सत्ता पलटी, इन्होंने 1 महीने के अंदर जो है हसदेव जंगल, इतना घना जंगल, इतना सुंदर, क्यों? कोल माइनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अडानी को उसका लीज दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ है। तो फिर मेरा तो वही कहना है कि जो हसदेव में हो सकता है वो हमारे सारंडा जंगल में भी हो सकता है। वहां अगर कोयला मिला है तो सारंडा में यूरेनियम है, और कहीं ना कहीं इसीलिए झारखंड को ही टारगेट बहुत किया जाता है, बहुत दौरे भी होते हैं। और अभी तो हद ही हो गई, सारे मतलब महानुभव जो हैं भाजपा के, बड़े बड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में हैं, सब दौरे पे दौरे लगा रहे हैं
मगर मजे की बात यह है कि इनकी जनसभाओं के अगर वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी भारी इंतजामात के बाद भी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं आप जो जिस तरह से रैली कर रहे हैं। नहीं, ये परिवर्तन पहले अपना कर ले, अपने मन का, अपने विचारों का परिवर्तन कर ले, फिर जनता ने तो अपना विचार परिवर्तन पहले ही कर लिया इनके खिलाफ में। तो इसीलिए देखते हैं कि जो कहीं 20, 30, 40, 50 इससे ज्यादा की जनता नहीं जुट रही है इनके सभाओं। तो अभी ये बात पूछना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जी, तो उसकी क्या वजह थी, फिर वापस आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? थोड़ा सा संक्षिप्त देखिए, में। वो असल में ये हुआ था 2022 में, ये बात आई थी कि असल में वो 21 में ही हो गया था, मेरे संज्ञान में वो 19 जनवरी 2022 में ही आए कि जो हमारी जो गैर झारखंडी भाषाएं जैसे बिहार की, जिसका मैं विरोध किया मैंने, जो था कि हमारे अपने लोगों की भाषा, परंपरा, संस्कृति है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी जो बिहार की भाषा और जो बंगाली और ये सबको क्षेत्रीय बना के जो वो किया, तो बड़ी बौखलाहट सी हो गई मुझे, क्योंकि मैंने 2011 से इसकी लड़ाई लड़ी थी और मैं उसके मर्म को समझी। बतौर मैं जब मंत्री थी तब भी मैंने इस पे रोकथाम करने की नियुक्ति में वो का था मेरा अपना, ये बात थी। और फिर जब 22 में होगा तो मुझे बड़ा हताशा हुई, जैसे लगा कि मतलब क्या हो गया, दुनिया लुट गई, उस टाइप का कुछ फीलिंग हुआ था मुझे। और फिर उस समय मतलब कांग्रेस के ही कुछ ऐसे विधायकों का भी रोल उसमें समझ में आया, तो मुझे बहुत हुआ था और मैंने विरोध में और बहुत गुस्से में आके वो कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। फिर पहले माटी फिर पार्टी, क्योंकि जब लोग जिनके लिए आप खड़े हैं अगर आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब। मगर वो मेरा स्टेट लेवल की लीडरशिप से था, शीर्ष के कभी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही मेरी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी भावनाओं को और मेरे काम को देखा समझा हमेशा से। और इसीलिए फिर मेरा जो है आंदोलन, उसी आंदोलन में मैं चली गई थी। बिल्कुल हाल ही में आपने वापसी की 2023 में, और उसमें जो हमारे पहले के जो प्रभारी थे अविनाश पांडे जी, उनकी भी भूमिका काफी रही, मुझे पता नहीं था मगर वो बड़े इनडायरेक्टली उसमें हुआ। और फिर इसी बीच में राहुल जी का भी जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुल था एक, क्योंकि उनसे मैं कनेक्टेड रही हूँ 2010 से ही, और उन्होंने मेरे काम को समझा, सराहा, और लगातार जो संगठन में भी काम मिला। और ये बात थी कि मैंने कभी भी संगठन के काम के चलते अपने क्षेत्र को भी कभी नेग्लेक्ट नहीं होने दिया था। और फिर हुआ, ये अफवाहें हैं कि झारखंड खात्यानी पार्टी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, फिर वहां से भी निकल के आ गई। और फिर अरे मुझे तो हर दूसरी तीसरी पार्टी से ऑफर था कि आप आइए हमारे पास आइए। हमें कि मुझे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मेरा मन ही कभी नहीं माना। मतलब सब आप जितने नेशनल लेवल के, क्षेत्रीय लेवल के जितनी पार्टीज हैं, सबने मुझे नॉक किया कि आप आइए मैडम, आपके हिसाब से हम लोग चलेंगे, जो आपके हिसाब से चलेंगे। मगर मैं सबको बहुत मना करती कि बोली नहीं, अभी मेरा फोकस इधर नहीं है, मैं अभी अपने आंदोलन में ही रहूंगी, जो हमारे अपने लोगों के लिए है उसमें है। और फिर जब मैं आई, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे डीएनए में कांग्रेस में है,